स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। किसान भाई कैसे कम करें खेती में लगने वाली लागत। आलू बीज महंगा होने से आलू किसानों की मुश्किलें बढ़ी। बुवाई के समय प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करें किसान। केंद्र सरकार की दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के शुरू होते ही खत्म होगी छोटे किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याएं। जैविक खाद बनाकर किसान दूर कर सकते हैं तेजी से बढ़ती कचरे की समस्या। अब कृषि समाचार विस्तार से। किसान भाइयों, फसल चक्र एक ऐसी युक्ति है जिसे अपनाकर आप खेती में लगने वाली लागत को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपने लाभांश में इजाफा कर सकते हैं। अतः खेतों में फसलें बदल बदल कर बोएं। एक उथली जड़ वाली फसल जैसे गेहूं, धान इत्यादि लेने के बाद उसके बाद बोई जाने वाली फसल हमेशा गहरी जड़ वाली अर्थात तिलहनी अथवा दलहनी फसलों की बुवाई करनी चाहिए। प्रदेश की मंडियों और शीतगृहों में आलू की भारी कमी के चलते प्रदेश में आलू की बुवाई कर रहे छोटे किसान आलू बीज के बढ़े दाम के चलते मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बागवानी बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। वर्ष 2013 में प्रदेश में लगभग 136 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 32% था। जबकि पिछले वर्ष आलू की फसल में लेट ब्लाइट रोग लगने की वजह से इसका उत्पादन काफी घट गया था। इन्हीं कारणों की वजह से वर्तमान में शीतगृहों और मंडियों दोनों जगहों पर आलू की बहुत ज्यादा कमी की वजह से इसके बीज के भाव आसमान छू रहे हैं। प्रदेश में रबी की बुआई जोरों से चल रही है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में हुई मौसम सतर्कता समूह की बैठक में कृषि अधिकारियों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने प्रदेश के किसानों को फसल संबंधी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस बैठक में प्रदेश भर के कई कृषि अधिकारियों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। उनके सुझाव के अनुसार किसान भाई बुआई हेतु प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करें और देखें कि बीजों का 100% जमाव हो। यदि ऐसा ना हो तो उसी अनुसार बीज की मात्रा बढ़ा लें, ताकि जिससे बेहतर उत्पादन होने के साथ साथ आपका लाभांश भी बढ़े। बीजों को उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। गेहूं की बुवाई जितनी जल्दी हो सके पूर्ण करें। केंद्र सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू करने जा रही है। इसका सीधा लाभ उन छोटे किसानों को मिलेगा जो सिंचाई के उचित साधन उपलब्ध न होने की वजह से क्रमबद्ध खेती नहीं कर पाते। इस नई योजना के शुरू होते ही 100 से कम आबादी वाले गांवों को भी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे छोटे किसान समय पर अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही अगले 5 वर्षों में पूरे देश में कृषि क्षेत्र के लिए फीडर लाइन स्थापित की जाएगी। किसान भाइयों, शहरों से निकलने वाला कचरा ग्रामीण इलाकों में पहुंचाया जा रहा है और गांवों से निकलने वाले कचरे को समाप्त करने की कोई ठोस व्यवस्था न होने से लगातार इसके ढेर बढ़ रहे हैं, जिससे बीमारियों के बढ़ने के साथ साथ पेयजल भी जहरीला हो रहा है। यदि इस कचरे को सही तरीके से अपनाकर इसे जैविक खाद में बदल दिया जाए तो इस समस्या के समाधान के साथ साथ हमारे खेतों के लिए जैविक खाद भी उपलब्ध हो जाएगी, जो किसानों के लिए लाभकारी तो है ही, साथ ही रासायनिक खादों का उपयोग भी कम हो सकेगा। यदि किसान भाई इस कचरे से जैविक खाद बनाकर इसका उपयोग खेती में करें तो अगले 2-3 वर्षों में रासायनिक खाद के उपयोग को 60 से 70% तक कम किया जा सकता है। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। किसान भाई, गेहूं की बुआई शीघ्र पूर्ण करें। सिंचित अवस्था में गेहूं की संस्तुत प्रजातियों जैसे K0307, DBW17, PBW 443, HD 2824, CVW 38, K1006, DBW 39 आदि की बुवाई इस सप्ताह समाप्त करें। जो किसान भाई गेहूं के साथ राई की सह फसली खेती करना चाहते हैं, उन्हें गेहूं की
9 लाइनों के बाद एक लाइन राई की वरदान प्रजाति की बुवाई करनी चाहिए। जौ की खेती के लिए जौ की संस्तुत छिलका युक्त प्रजातियों जैसे प्रीति के 409, जागृति के 287, RS 6, नरेंद्र जौ 2, NDB 940, NDB 1173 तथा छिलका रहित प्रजाति नरेंद्र जौ 5, NDB 943, माल्ट हेतु प्रगति के 508, रितंबरा के 551, DWR 28 आदि की बुआई का कार्य इस सप्ताह पूर्ण करें। सरसों के पौधे के समुचित विकास एवं अधिक शाखाओं हेतु शीर्ष भाग को तोड़कर अलग कर दें। विलंब से बोई गई सरसों में विरलीकरण अवश्य करें तथा बुआई के 20 से 25 दिन बाद हल्की सिंचाई करें। दलहनी फसलों की खेती में चने की देर से बुआई हेतु संस्तुत प्रजातियां जैसे पूसा 372, उदय तथा पंथ G 186 की बुआई करें। बोए जा चुके गन्ने की खेती में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा अंतः फसलों में सिंचाई के बाद संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। सब्जियों की खेती में प्याज की पूसा लाल गोल, कल्याणपुर लाल गोल तथा लाइट रेड किस्मों की नर्सरी डालें। फूल गोभी व पात गोभी में 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। टमाटर की खेती में निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें व फसल को झुलसा रोग से बचाने के लिए 0.2% मैंकोजेब का छिड़काव करें। केले की खेती में यदि पौधों की पत्तियों पर काले धब्बे पड़ने या सड़ने की समस्या हो तो 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी में घोल का छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। धान फतेहपुर की मंडी में 1365 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत की मंडी में 1360 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 1365 रुपए और लखीमपुर की मंडी में 1364 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। गेहूं फतेहपुर की मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत की मंडी में 1475 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 1500 रुपए और लखीमपुर की मंडी में 1475 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल फतेहपुर की मंडी में 2110 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत की मंडी में 2265 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 2050 रुपए और लखीमपुर की मंडी में 2110 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। गुड़ फतेहपुर की मंडी में 3300 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई की मंडी में 2550 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 3100 रुपए और लखीमपुर की मंडी में 2735 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। आलू फतेहपुर की मंडी में 2020 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत की मंडी में 1865 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 1920 रुपए और हरदोई की मंडी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज फतेहपुर की मंडी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत की मंडी में 1425 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। टमाटर फतेहपुर की मंडी में 760 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत की मंडी में 1085 रुपए, गोरखपुर की मंडी में 900 रुपए और लखीमपुर की मंडी में 970 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। सरसों एटा की मंडी में 3260 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 3150 रुपए, लखीमपुर की मंडी में 3320 रुपए और हरदोई की मंडी में 3480 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। लहसुन एटा की मंडी में 2350 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 2700 रुपए, लखीमपुर की मंडी में 3750 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 2850 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। सेब एटा की मंडी में 4280 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 5800 रुपए,
गोरखपुर की मंडी में 5,300 रुपये, पीलीभीत की मंडी में 4,085 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, हम लोग स्वस्थ रहने के लिए फल एवं हरी सब्जियों को प्रयोग में लाते हैं और हमारे किसान भाई इन फल एवं सब्जियों के संवर्धन, फसल सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इन फल एवं सब्जियों को हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये रसायनों के अवशेष हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और तरह तरह की समस्याओं को जन्म देते हैं। इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं फल एवं सब्जियों के संरक्षण में कीटनाशकों का प्रयोग, इनसे बचाव एवं सावधानियां। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उद्यान निदेशालय लखनऊ के उप निदेशक डॉक्टर RK तोमर जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये रसायन अवशेष का तात्पर्य क्या है? देखिए, जब किसान भाई अपनी फसल सुरक्षा के लिए या उसको पकाकर मार्केट में बेचने के लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं तो उन रसायनों से पौधे पत्तियों के माध्यम से, फल के माध्यम से उनके अंदर ये रसायन जमा हो जाते हैं और जब ये रसायन जमा हो जाते हैं तो इनकी सक्रियता कुछ दिनों के लिए बनी रहती है।
इस बीच में यदि इनका उपयोग किया जाता है, सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, सीधे फल को खाने में उपयोग किया जाता है, तो उन रसायनों का कुछ हिस्सा उसके अंदर बना रहता है। यह रसायन बहुत घातक भी हो सकते हैं और जो है तरह तरह की बीमारियां उसके अंदर पैदा कर सकते हैं। इसलिए जो हम इस समय उपयोग करते हैं उसके अंदर जो उसका हिस्सा बचा रहता है वही हम इसको अवशेष कहते हैं, जो कीटनाशी हो सकता है, फफूंदीनाशी हो सकता है, भारी जो तत्व होते हैं, हैवी मेटल्स जिनको कहते हैं, वे भी हो सकते हैं। तो यह निर्भर करता है उसके फसल के ऊपर किए गए छिड़काव के अनुसार के अवशेष की मात्रा कितनी उसके अंदर रह जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने अवशेष की बात करी, रासायनिक जो अवशेष रह जाते हैं, ये रह क्यों जाते हैं, कारण क्या है? देखिए, रहने का तात्पर्य यह है कि जब हम उसमें छिड़काव करेंगे तो छिड़काव करने के एक जैसे कोई भी कीटनाशी दवाई है उसकी सक्रियता 15 दिन तक बनी रहती है, तो उसको 15 दिन तक वो उसमें बना रहेगा। इसलिए छिड़काव करने वक्त निर्देश दिए जाते हैं कि साहब इसका इतने प्रतिशत अगर छिड़काव करेंगे तो ये इसकी सक्रियता 3 दिन तक बनी रहेगी, इसकी सक्रियता 7 दिन तक बनी रहेगी। तो उसी के अनुसार ही उसकी फसल की तुड़ाई की जाती है और उसको उपयोग किया जाता है। इसके लिए किसान भाई के अवशेष हमारी फसलों में कम से कम रहें, तो ऐसे फसल सुरक्षा का कार्य करना चाहिए जिससे कि फलों में, सब्जियों में अवशेष ना रहें और उसका जो कीड़े और बीमारियां उसकी फसल को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो नुकसान ना पहुंचाए। तो किसान भाई इसके लिए एक तरह से जो IPM तकनीक, एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन, इस तरह का यदि वो इस्तेमाल करता है तो उसमें अवशेष की मात्रा कम से कम रहेगी। उदाहरण के स्वरूप अब बहुत से हमारे ऐसे कीड़े जो हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और ये फसल को नुकसान किस तरह से पहुंचाते हैं, जैसे आपकी सुंडी है जो हेलिकोवर्मा, जो आपका एक तरह से कैटरपिलर के रूप में है, पत्ती खाता है, आपका सारे पौधे का कर देता है, फल बेदक है, फलों में घुस जाता है, टमाटर है, भिंडी है, बैंगन है, इनमें हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान ये कीड़े करते हैं। तो किसान भाई इनके नियंत्रण के लिए तरह तरह के जो कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल करता है वो बहुत हाई लेवल पर उसकी ज़्यादा सांद्रता इस्तेमाल करता है कि मुझे किसी तरह से इनसे छुटकारा मिल जाए। तो वो इसके उपयोग के लिए जो एक तरह से हम कहते हैं बायो एजेंट्स का भी वो प्रयोग कर सकता है। जैसे उसमें एक आता है NPV, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पॉलीहेल्सिस, जो वायरस होते हैं, इन वायरस का यदि हम छिड़काव कर देते हैं तो ये जो कीड़े होते हैं इनके पेट में ये विषैला, ये वायरस चला जाता है और वहाँ ये तेजी के साथ वृद्धि करता है और उसको फाड़ देता है, उसकी आंत को फट जाती है तो वो मर जाते हैं। इसी तरह से जब हमारे किसान भाई इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो हम दवाओं का उपयोग से बच सकते हैं। इसी तरह से कुछ कार्ड्स आते हैं, ट्राइकोगार्ड्स के क्या होते हैं, वे एक तरह से परजीवी होते हैं वायरस। उसको अगर हम खेत में लगा देते हैं, ये कार्ड्स बाजार में उपलब्ध हैं, तो उनसे छोटे छोटे जो परजीवी निकलते हैं जो हमारे ये कीड़े हैं, चाहे वो तना बेदक है चाहे फल बेदक है, तो ये उसके ऊपर अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनका खात्मा कर देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास कीटनाशी जो रसायन है उनके विकल्प मौजूद हैं, तो हमें उनको देखिए, इस जैसे पर्यावरण में हमारे शत्रु कीट हैं उसी तरह से हमारे मित्र कीट भी हैं। तो हम जब दवाई छिड़कते हैं, दवाई छिड़कने से हमारे शत्रु के साथ साथ हमारे मित्र कीट भी मर जाते हैं। तो हमें पहले तो यही डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है कि हम छिड़काव किस समय करें। ऐसा ना हो कि हम 1 या 2 पौधे ही पहले संक्रमित दिखाई देते हैं, हम तुरंत छिड़काव करने लगते हैं। नहीं, हमें उस स्तर तक छिड़काव नहीं करना चाहिए जबकि हम दूसरी विधियों से उनको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे किसी एक पौधे पर किसी वायरस से इन्फेक्शन आ गया तो हम उसको पौधे को उखाड़ करके बाहर फेंक सकते हैं, तो हमें उसके नियंत्रण के लिए दवाई छिड़कने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से जब हम किसी फसल को लगातार हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए। 1 या 2 पौधे पर कहीं आप देखते हैं फफूंदी का प्रकोप है तो हम उसको हटा सकते हैं, तो उसके लिए दवाई छिड़कने की आवश्यकता नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जब हम ये देखते हैं कि हम नियंत्रण अब दूसरी विधियों से नहीं कर सकते, तब हमें दवाइयों का छिड़काव सही मात्रा में, सही दवाई का जो कि वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुत की गई है,
उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब डॉक्टर साहब हमें इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो मित्र कीट है उनका संवर्धन हो और जो शत्रु कीट है वो समाप्त हो। इसी तरह से यदि हम फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें, क्योंकि अवशेष ज्यादातर उस स्थिति में होता है जब फल खेत में बना होता है, सब्जियां आई हुई रहती हैं, जब फूल से फल बन जाता है, भिंडी खेत में है, टमाटर खेत में है, आम खेत में लगा हुआ है, अगर उस समय हम छिड़काव कर देते हैं तो उस समय अवशेष हमारे ज्यादा होते हैं। तो उस समय कीड़ों से सुरक्षा करने के लिए हम फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रैप में दो तरह से हैं, एक तो गंध होती है और दूसरा लाइट ट्रैप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बैंगन से हम लाइट ट्रैप इस्तेमाल किया, रात में अगर हम लाइट जमा कर देते हैं तो सभी आप लोग देखते हैं जब लाइट के पास ज़्यादातर पतंगे आते हैं, जितने भी वयस्क आएंगे उसके पास आएंगे, हम उसके नीचे पानी भर कर रख देते हैं तो सब पानी में गिर जाते हैं, उसी में दवाई डाल दो उसमें मर जाएगा, तो उससे फसल को नुकसान नहीं होगा और लाइट से सारे के सारे कीट जो है उसके पास आ जाते हैं। इसी तरह से मिथाइल यूजिनाल फेरोमोन ट्रैप्स में आता है। एक तरह से जितने भी हमारे जो फीमेल उसका है उसका अट्रैक्शन हो जाता है, जब अट्रैक्शन जब मेल उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम उसी में जो है हम इंसेक्टिसाइड यूज कर देते हैं तो वो एक साथ मर जाते हैं। तो इसका प्रयोग करने से क्या होता है कि फल की अवस्था में हम छिड़काव करने से बच जाते हैं अगर हम इन फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब मैं एक बात और जानना चाहूँगा, कुछ हमारे किसान भाई जो बैगन को अधिक चमकदार बनाने के लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं, गोभी बहुत चमकदार हो, सफ़ेद दिखाई दे, उसके लिए भी रसायनों का प्रयोग करते हैं, भिंडी हो, परवल हो, उसको हरा करने के लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो ये कितना हानिकारक हमारे स्वास्थ्य के लिए है? पूर्ण रूप से हानिकारक है और इसकी किसी भी तरह से संस्तुति नहीं की जाती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए यदि आप सादे पानी से ही उसको वॉश कर देते हैं तो उसमें, लेकिन कुछ ऐसे समाचार संज्ञान में आते हैं कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं, यह पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना लोगों का स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाना है और इससे उतना कोई लाभ नहीं मिल पाता है जो उसका करते हैं, और ये पूरी तरह से अवैध है। डॉक्टर साहब आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले दिनों के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा तथा कुछ क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की हल्की धुंध छाई रही। वायु दिशा पश्चिमोत्तर से उत्तरी तथा गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम नमी 90% तथा न्यूनतम 32% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। सुबह और शाम के समय हल्की धुंध छाई रहेगी। प्रदेश में अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा तथा न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आर्द्रता में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। वातावरण सामान्यतः शुष्क रहेगा। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई का कार्य शीघ्र समाप्त करें, अन्यथा तापमान गिरने के कारण बीजों का जमाव कम होने से फसल उत्पादन कम हो सकता है। बुआई के 20 से 25 दिन बाद हल्की सिंचाई करें। विशेष रूप से ऊसर भूमि में पहली सिंचाई हल्की ही करें। जौ की बुआई इस समय की जा सकती है अतः बुआई प्रारंभ करें। चने की बुआई हेतु मौसम अनुकूल है अतः बुआई उचित नमी में प्रारंभ करें। किसान भाइयों, आलू की संस्तुत व उन्नतशील प्रजातियों की बुआई का कार्य शीघ्र समाप्त करें। इस मौसम में सब्जी मटर की संस्तुत प्रजातियों की बुआई का कार्य शीघ्र समाप्त करें। वर्तमान समय प्याज की बुआई के लिए उत्तम है अतः प्याज की बुआई करें। बीज दर
10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इस समय गन्ने की परिपक्वता के अनुसार कटाई व पेराई का कार्य प्रारंभ करें। सरसों की खेती में 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई तथा विरलीकरण का कार्य करें। इस मौसम में फूल गोभी व पात गोभी में 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। हरी सब्जियों की खेती में खरपतवार नियंत्रण करें तथा यदि आवश्यक हो तो हल्की सिंचाई करें। टमाटर की खेती में इस मौसम में फलों को छेदक कीटों से बचाएं तथा संस्तुत उर्वरकों का ही प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।